दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बिहार निर्णायक मूड में है और निर्णायक मूड अगर बिहार का हो चला है तो फिर यकीन जानिए इस देश की सियासत जो पारंपरिक राजनीति को कांधे पर उठाए हुए है, जिस तरीके से इस देश के भीतर में जातियों के समीकरण तले राजनीति को मथा जा रहा है, जिस तरीके से विकास की परिभाषा गढ़ी जाती है, जिस तरीके से इस देश के भीतर में आर्थिक तौर पर न्याय की परिस्थितियां सामाजिक न्याय से जोड़कर अलग अलग तरीके से दिल्ली से लेकर पटना तक बार बार कही जाती है, उन परिस्थितियों को शायद अब बिहार पचाने की स्थिति में नहीं है। वह तो निर्णायक मूड में धीरे धीरे आ रहा है, क्योंकि जिस पीढ़ी ने मौजूदा वक्त में बिहार को बदलने की ठानी है, उसके लिए यह कोई मायने नहीं रखता है कि अतीत में क्या था। वो भविष्य देखना चाहता है और बेहतर भविष्य से पहले शायद वो निर्णायक मूड में आना चाहता है, क्योंकि जिन 94 सीटों पर प्रचार थम चुका है और जिन 17 जिलों की 94 सीटों 94 सीट्स पर प्रचार थमा है, यकीन जानिए वह इस देश के सबसे पिछड़े इलाकों में शुमारी होती है उनकी। और बिहार में भी यह जिले ऐसे हैं जहां इंडस्ट्री के नाम पर, रोजगार के नाम पर, खेत मजदूर के नाम पर, मेल न्यूट्रिशन के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर, कॉलेज से ड्रॉप आउट और स्कूल से ड्रॉप आउट के संख्या की तादाद पर यह सबसे पिछड़े इलाके हैं प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से भी, और वहां पर बजट में इन जिलों में कितना खर्च किया जाता है इस लिहाज से भी यह सबसे पिछड़े इलाके हैं। जिंदगी जीने की जद्दोजहद करते इन 17 जिलों की हकीकत हम आपको पहले बताएं, उससे पहले इस बात की जानकारी आज जरूरी है कि दरअसल यह जंगल राज होता क्या है। और जंगल राज जिसको नए सलीके से देश के प्रधानमंत्री गढ़ने के लिए पटना पहुंच गए और वो भाषण छपरा में दे रहे थे, मोतिहारी में दे रहे थे और अलग अलग जगहों पे जब जंगल राज का जिक्र कर रहे थे, तो पता नहीं क्यों आज इससे पहले के एक प्रधानमंत्री के द्वारा कहे गए शब्द राजधर्म भी याद आ गया। वो राजधर्म गुजरात के गांधीनगर में पहुंचकर उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, और जो ऐलान किया था, जो आह्वान किया था, जो संकेत दिया था, उसका मतलब बहुत साफ था, लोकतंत्र होना चाहिए नहीं है, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा होनी चाहिए जो नहीं है, कानून का राज होना चाहिए जो नहीं है। तो फिर इन तीन परिस्थितियों में तो देश के किसी भी इलाके में आप चले जाइएगा, आपको लगेगा ये वाकई चीजें गायब हो गई है। तो फिर जंगल राज क्या होता है, और जंगल राज जिस वक्त गढ़ा गया उसकी शुरुआत किन बातों से होती है और उसका अंत किन बातों से होता है, और वो आज की परिस्थिति में खड़ा है। हमें लगता है आज इसको भी आपको जानना चाहिए। यह इसलिए जानने की जरूरत है क्योंकि उस जंगल राज और उसके बाद की आर्थिक परिस्थितियों की त्रासदी को भोगता हुआ बिहार, जो एक ऐसी स्थिति में बिहार को लाकर खड़ा कर चुका है जहां पर आर्थिक विपन्नता न्यूनतम जरूरतों से टिकी हुई है। 2 जून की रोटी मुहैया कराने के लिए और अस्तित्व के लिए संघर्ष करते वह युवा हैं जिनके हाथों में डिग्रियां हैं, पढ़े लिखे हैं लेकिन रोजगार नहीं है, हुनर जानते हैं लेकिन काम नहीं है, खेत है लेकिन कीमत नहीं है। यह कौन सी परिस्थिति है और हम किस जंगल राज का जिक्र करते हैं? हमको लगता है पहले इसी सफर पे चले चलिए, उसके बाद आपको उन 94 सीटों के भी दर्शन करा देंगे और साथ ही उस समीकरण को भी समझा देंगे कि अगले 48 घंटे के बाद जब वोटिंग का पैटर्न शुरू हो चला होगा और अब 3 तारीख को वोटिंग पड़ेंगे तो वो किस दिशा में कैसे जा सकता है। 30 अक्टूबर यानी ठीक 30 साल पहले चले चलिए, 30 अक्टूबर 1990, कल्पना के परे है, 30 साल पहले रथ यात्रा पर निकले थे लाल कृष्ण आडवाणी। सोमनाथ से निकले थे और अयोध्या पहुंचना था और समस्तीपुर में उनकी गिरफ्तारी हो गई। उस वक्त मुख्यमंत्री हुआ करते थे लालू प्रसाद यादव, जो फिलहाल जेल में है, और जेल में जो शख्स है उसी का नाम बार बार बीजेपी भी लेती है, देश के प्रधानमंत्री भी संकेत देते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री भी लेते हैं, सभी ले रहे हैं। यानी चुनाव के केंद्र में उन्हें लाने का प्रयास हो रहा है, जबकि बिहार बार बार कह रहा है कुछ जिक्र नौकरी का हो जाए, कुछ जिक्र रोजी रोटी का हो जाए, कुछ जिक्र विकास और इंडस्ट्री के लगाने का हो जाए, कुछ इस बात का जिक्र हो जाए कि आप जो कहते हैं उसे ही पूरा कर डालिए, लेकिन नहीं। तो आइए आपको लिए चलते हैं 30 अक्टूबर 1990, उस समय जिस अधिकारी को स्पेशली भेजा गया
समस्तीपुर में समस्तीपुर के डीएम और एसपी दोनों को जानकारी नहीं थी कि अरेस्ट करने वाले हैं लाल कृष्ण आडवाणी को। उस समय आरके सिंह हुआ करते थे। आरके सिंह उस वक्त जिस भूमिका में थे वह उस भूमिका में नहीं थे कि वो गिरफ्तारी करते, उनके पास कोई प्रशासनिक पावर नहीं था। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव में नियुक्त आरके सिंह को चुना और उनको एडिशनल मजिस्ट्रेट के पावर दिए। और जब वो वहां पर पहुंचे तो उन्होंने 30 अक्टूबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया। आरके सिंह आज कहां पर है? आरके सिंह आज की तारीख में मोदी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर है। स्थितियां बदल गई हैं, स्थितियां बदल रही हैं। इसके बाद की परिस्थिति में आइएगा, इस बात का जिक्र होगा कि लालू प्रसाद यादव के हनुमान के तौर पर राम कृपाल यादव वो कहां पर है? वो बीजेपी के सांसद हैं और तब से लेकर अब तक आरजेडी के 17 बड़े नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है, जो कि उस जंगल राज में अलग अलग जगह पर पिलर का काम कर रहे थे। अगर मौजूदा वक्त के प्रधानमंत्री के बयान को मान भी लिया जाए जंगल राज है तो फिर उस जंगल राज के हिमायतियों को आपने शामिल क्यों किया? लेकिन वो आपकी जरूरत है। जिस कश्मीर का जिक्र होता है उस कश्मीर के भीतर पीडीपी के साथ किसने सरकार बनाई? बीजेपी ने बनाई। ममता बनर्जी के हनुमान के तौर पर मुकुल राय की पहचान से कौन वाकिफ नहीं है? लेकिन आज वो कहां पर है? बीजेपी में है। एक बड़ी लंबी फहरिस्त है इस बात की कि बार बार चीजें अगर अतीत को लेकर दोहराई जाए तो स्थितियां नाजुक हो जाएंगी और चुनाव के बाद हमेशा भविष्य देखना चाहिए। हमको लगता है कि उस जंगल राज की परिस्थितियों के दो सच हैं। एक बड़ा सच यह है कि जब पहली बार सवर्णों के हाथ से निकलकर सत्ता पिछड़ी जातियों के हाथ में, ओबीसी के हाथ में आई, तो फिर उसकी दबंगई के आगे या सत्ता और कानून का राज भी जब उसके अनुकूल हो गया तो सवर्णों को यह बर्दाश्त नहीं था। यह एक टकराव की स्थिति थी। लेकिन यह टकराव की स्थिति होते होते यह भी सच है उन 15 बरस के भीतर में बिहार की स्थिति फिरौती, डकैती, लूटपाट, अपहरण, इसको बिजनेस के तौर पर अपना लिया गया और यह एक नई परिस्थिति थी जहां पर क्राइम का भी प्रोफेशनलिज्म कर दिया गया। यानी सिस्टम का हिस्सा ही नहीं, उससे कमाई का जरिया भी बना लिया गया। लेकिन क्या यह बात कोई समझ पाएगा कि उन 15 साल के बाद, उन 15 ईयर्स के बीतने के बाद जो इस देश के भीतर में इस देश की राजनीतिक सत्ता बदल रही थी, बाजारीकरण हो रहा था, लिबरलाइजेशन हो रहा था, उसने तो पूरी इकोनॉमी को ही एक ऐसी इकोनॉमी में तब्दील कर दिया जो सत्ता अनुकूल ही रहे। बजट भी उसी अनुकूल बनेगा और कल्याणकारी योजनाएं भी उसी अनुकूल जाएंगी। तो आप क्या करेंगे? यानी सिस्टमेटिक तरीके से जो छिटपुट संघर्ष की स्थिति उस जंगल राज में देखी जा रही थी, उसको सिस्टम के तौर पर अब मौजूदा दौर में राजनीतिक सत्ताएं अपना चुकी है और यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। जब राज्य ही प्रोडक्शन में हिस्सा ना ले, दिल्ली में हम देखते हैं कि पीएसयूज को बेचा जाता है, बिहार में हम देखते हैं कि कोई इंडस्ट्री नहीं है। दोनों में अंतर क्या होगा? अंतर यह होगा कि कल तक राज्य जिम्मेदारी लेने को तैयार था, अब सेंटर ने मान लिया हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे, हम सिर्फ वसूली करेंगे, टैक्स वसूली करेंगे, कमीशन लेंगे, हम नहीं चलाएंगे कुछ भी। और बिहार ने अपने तौर पर इस विजन को डेवलप ही नहीं किया कि इस राज्य में उसकी अपनी जरूरतें भी पूरी करने के लिए उसके पास तो पैसा ही नहीं है। उसको तो बार बार केंद्र की तरफ देखना ही पड़ेगा और केंद्र की गुलामी करनी ही पड़ेगी। जंगल राज का ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम के ट्रांसफॉर्मेशन के साथ धीरे धीरे जुड़ता चला गया, लेकिन बिहार की हकीकत नहीं, यह तो देश की हकीकत है। बिहार की हकीकत यह है कि जो लोग सड़क पर हैं, जो लोग भीड़ में रैली के समान दिखाई दे रहे हैं, खासतौर से तेजस्वी के साथ, ये कौन सी भीड़ है? इनकी क्या जिंदगी है, क्या जरूरतें हैं? उनके साथ संवाद बनाने की स्थिति में कौन है? क्या वाकई कोई उनके दर्द को समझ पा रहा है? नहीं समझ पा रहा है। और यही गुस्सा उनके भीतर का है, यही गुस्सा डिग्रीधारियों के भीतर का है। साइकिल आपने दी, महादलित आपने क्रिएट किया, स्वर्ण आपके हिस्से में आएंगे ये आपने मान लिया, मुस्लिम आपके हिस्से में नहीं आएंगे ये भी आपने मान लिया, और बिसात इस तरह बिछा दी कि देखिए वहां पर यादव और मुस्लिम खड़ा है, कुर्मी का नेता ये है, कुशवाहा का नेता वो है, पासवान का नेता ये है, स्वर्ण हमारे साथ है। ये कहां जाएंगे? ऐसे बिहार को देखने की परंपरा में इस चुनाव की एंट्री हुई है।
लेकिन अब जिन 94 सीटों पर मतदान होना है, जरा उसकी एक झलक देख लीजिए, जिसके बाद आप समझ पाएंगे। और उससे पहले एक बात यह भी समझ लीजिए कि जिन जगहों पर चुनाव होना है उसमें कौन कौन से जिले हैं। सबसे पिछड़े जिले पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर का इलाका, सीतामढ़ी का इलाका, मधुबनी का इलाका, दरभंगा का इलाका, मुजफ्फरपुर का इलाका, गोपालगंज का इलाका, सारण का इलाका, वैशाली का इलाका। ये कैसे इलाके हैं? इतना ही नहीं, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, ये कैसे इलाके हैं? भागलपुर, नालंदा, ये भी कैसे इलाके हैं? सबसे कम न्यूनतम आय कहीं पर है तो इन्हीं जगहों पर है। और उसका डाटा बताते हुए हमको लगता है आपको समझना चाहिए, इस देश के भीतर में जो ऑल इंडिया पर कैपिटा डेवलपमेंट एक्सपेक्टेशंस है, वो इस देश में एवरेज 7,935 है। और ये जिन 17 जिलों का हमने नाम लिया, वहां पर वो घटकर लगभग 3,000 पर आ जाता है, आधे से भी कम। बिहार का एवरेज आधे पर पहुंचता है, 3,633 पर, लेकिन यह तो आधे से कम पर आ जाता है। और प्रति व्यक्ति आय जिन बिहार की है 3,650 रुपए हर महीने की, यानी 121 रुपए प्रतिदिन की, लेकिन जिन 17 जिलों का हमने नाम लिया, आपको जानकर हैरत होगी, यह लगभग 2,500 पे आ जाता है। कल्पना के परे है महीने भर की कमाई 2,500 रुपए। यानी एक ऐसी स्थिति में इन राज्यों में है, इसकी आकांक्षाएं क्या होंगी, इसके भीतर कौन सी उम्मीद होगी? जब आप मन से कहेंगे जंगल राज है, जब आप मन से कहेंगे हम डेवलपमेंट करेंगे, जब आप मन से कहेंगे हमने यूनिवर्सिटीज खोल दी, झूठ फरेब बिहार की जनता इसलिए जमच जाएगी क्योंकि वह कोख से जान जाती है कि विपन्नता उसकी हकीकत है और आने वाले वक्त में संघर्ष ही उसकी उम्मीद है। संघर्ष कर सकता है तो उसको हिम्मती बनना पड़ेगा। शायद इसीलिए हम कह रहे हैं एक निर्णायक मूड में बिहार धीरे धीरे जा रहा है, क्योंकि पारंपरिक राजनीति ने इस देश को अपना गुलाम बना लिया है, जिसके पास पूंजी है, जो अपराधी है। और इसमें कोई दो मत नहीं, वोटर के सामने बिहार में दूसरे फेज में भी यह संकट आने वाला है कि उन जिसको वोट डालने जाएंगे उसमें बड़ी तादाद में क्रिमिनल हैं, और वो क्रिमिनल करोड़पति हैं। हमको लगता है कि उसके बारे में भी एक जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए कि कितनी बड़ी तादाद में क्रिमिनल हैं। कुल 1,463 उम्मीदवार जो मैदान में हैं, उसमें से 502 उम्मीदवार यानी लगभग 34% के खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं, और इसमें से 389 यानी 27% के खिलाफ गंभीर आरोप हैं। कैसे आरोप हैं यह भी जानना चाहते हैं। 49 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने महिलाओं के खिलाफ अपराध किया है, 4 उम्मीदवारों ने रेप का आरोप है, आईपीसी 376। 32 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन पर मर्डर का चार्ज है, आईपीसी 302। 143 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन पर अटेम्प्ट टू मर्डर, डकैती, अपहरण का आरोप है, इनके ऊपर आईपीसी 307 लगा हुआ है। इनको आपको चुनने जाना है, और इलेक्शन कमीशन ने जो तय किया है ना, जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 3 से ज्यादा क्रिमिनल चुनाव मैदान, क्रिमिनल का मतलब आरोपी हैं, वो अगर मैदान में होंगे तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने जो एक पूरा डाटा दिया, इस डाटा को पढ़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट क्यों सुओ मोटो नहीं लेता है कि इतनी बड़ी तादाद में अपराधी मैदान में कैसे हैं। उन्होंने जो पूरा डाटा निकाला और उसका जब हमने एनालिसिस करना शुरू किया तो सोचिए 84 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी है, यानी लगभग 90% कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी है जहां पर 3 से ज्यादा आरोपी हैं चुनाव मैदान में। क्या उनके बारे में भी जानना चाहते हैं जिले दर जिले? उसको हम बताएं उससे पहले, वो डाटा हम आपको दिखाएं उससे पहले, अब यह चीज जान लीजिए कि जब हम इस बात का जिक्र करते हैं कि जातीय दमन के काउंटर में जब जाति दमन को सहते हुए कोई सत्ता में आ जाए तो क्या वह भी दमन करने को उतारू हो जाए? यह एक सवाल हो सकता है, किसी के जहन में भी हो सकता है। और जो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय का जिक्र हो रहा है, हमको लगता है कि बिहार में यह परिस्थिति नहीं है। वो पहले तक रही होगी सामाजिक न्याय की लड़ाई है, आर्थिक न्याय की लड़ाई है, जी नहीं। और यह सम्मान से भी आगे की परिस्थिति में, क्योंकि बिहार इस रूप में खत्म कर दिया गया जहां पिछड़ी और निचली जातियों को सम्मान नहीं दिया जाता था, यह फैक्ट है। गरीबी इस हद तक थी कि अब ऊंची जातियां भी उसमें समाहित हो गई। और जो महादलित का कंसेप्ट लेकर नीतीश कुमार आए, उन्होंने एक वोट बैंक क्रिएट किया, 2007 में किया था, लेकिन इन 13 वर्षों के भीतर का सच क्या है, हमको लगता है इसको लेकर भी एक बड़ा शानदार काम स्कॉलर्स ने किया है। और उन्होंने बताया है कि किस तरीके से महादलित को लेकर जो राजनीतिक प्रयोग हुए, वो प्रयोग कैसे फेल हो गया।
उसका भी डाटा निकल कर आया, क्योंकि इसके भीतर में लगभग 21 जातियां शामिल हैं महादलित के भीतर में। इनको जो बजट एलोकेशन किया गया, जो दर्जनों स्कीम लेकर आई गई, जो स्कॉलरशिप थी, लिविंग स्टैंडर्ड ठीक करना था, एजुकेशन करना था, स्कूल यूनिफॉर्म देना था, लैंड तक ट्रांसफर करने की जिक्र था, इन सब का जिक्र करने का जब हम आपसे जिक्र कर रहे हैं तो इस पे दो खास तौर से स्कॉलर जो है उन्होंने इस पे बड़ा बढ़िया काम किया। उसमें एक तो जेएनयू में काम करते हैं, एक आईआईटी में काम करते हैं। इन दोनों ने मिलकर जब काम किया उसका कुछ डाटा जो निकल कर आया, उसमें एक जेएनयू और आईआईटी रुड़की के पुष्पेंद्र सिंह है, अर्चना सिंह जेएनयू की है। उन्होंने जब रिसर्च किया, उन्होंने हालांकि मधेपुरा को एक हिस्सा बनाया, लेकिन उसमें जब बात निकल कर आई ओवरऑल तो पता चला कि लगभग 80% वुमेन जो है इलिटरेट है। लगभग 63% जो है 37 तो शब्द भी नहीं पहचान पाते हैं। 37% लोग ऐसे हैं इसके भीतर में, और जो सेकेंडरी एजुकेशन तक पहुंच पाए हैं यानी 8वीं तक जो पहुंच पाए उनकी संख्या सिर्फ 2% है। तो फिर कौन सी स्कीम काम कर रही थी? और लगभग 3% ही ऐसे हैं जिनकी इनकम 4,500 रुपए से ऊपर है, बाकी की बहुत ही कम है। अब आप इस परिस्थिति में जब आ रहे हैं और इनके साथ ये बता रहे हैं कि हम वहां 2,500 लेकर आए थे, इनकी इनकम जो है वो लगभग 1,650 रुपए निकल कर आई। यानी कोई ट्रेनिंग, स्किलिंग, सेकेंडरी एजुकेशन, वाटर सप्लाई, टॉयलेट की स्थिति, स्कूल की स्थिति कुछ भी नहीं है। और तो फिर इन सब के भीतर घुसिए, क्या क्या योजनाएं शुरू की। दशरथ मांझी के नाम से कौशल विकास योजना कागज पे तैयार है। करप्शन इन योजनाओं के भीतर है। जो मुसहर खासतौर से जो यूथ होते हैं उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। करप्शन और विजिलेंस इंक्वायरी महादलित विकास कमीशन को लेकर चल रही है। यानी स्कीम किस तरह से सिर्फ दस्तावेजों में है। लगभग 3 साल में 288 करोड़ का जिक्र किया गया और उसके बाद कहा गया कि 110 करोड़ रुपए हर साल दिए जाएंगे। विकास मित्र बनाया गया जिससे दलित यानी इस जो महादलित का हिस्सा है और सरकार के बीच में विकास मित्र काम करे। सारी चीजें तहस नहस। तो नीतीश कुमार की स्थिति इस 94 सीट में और खराब हो गई, क्योंकि जाति समीकरण ही नहीं, जो राजनीतिक प्रयोग किए जा रहे थे वह भी फेल हो गए। अब अगर वह भी फेल होगा और ऐसी स्थिति में आ गई, तब आपके जहन में फिर सवाल आएगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि एक सिस्टम तो था जिसमें जंगल राज हमको कहना चाहिए और नीतीश कुमार सुशासन बाबू थे। नीतीश कुमार सुशासन बाबू थे और उस पीरियड में 7 बजे के बाद लोग घर तक नहीं जा पाते थे। आज चले जाते हैं, लेकिन अब लूट की एक दूसरी स्थिति है। जो अदालतों में मामले चल रहे हैं, जो जेलों में कैदी हैं, जिनके खिलाफ केसेस ठोके गए, ये बहुत ही सिस्टम से चल रहे हैं। सिस्टम को चलाने वाला या ब्यूरोक्रेट्स या वह सत्ता है जो सत्ता खुद नहीं चीजों को देख पा रही है, उसने ब्यूरोक्रेसी के हाथ में और ब्यूरोक्रेसी बाबू नहीं राजा हो गई और झटके में उसने अपने तरीके से जाति अनुसार चीजें करनी शुरू कर दी। यानी सवाल यह है कि एक चीज दिखाई देती है, एक चीज दिखाई नहीं देती है। एक जंगल राज दिखाई देता है, कोई तलवार लेकर जान रहा है। दूसरा जंगल राज दिखाई नहीं देता है, जो कि पूरी जमीन पे ही धारदार हथियार को बिछा देता है और आपके पांव लहूलुहान हो जाते हैं। एक जंगल राज में निवाला छीन के कोई खाता है, एक जंगल राज में निवाला ही नहीं मिलता है। अब आप क्या करेंगे? इन परिस्थितियों को बिहार समझ रहा है, इसलिए समझ रहा है। बिहार सबसे ज्यादा दुनिया भर में, देश भर में, दुनिया भर में सबसे ज्यादा प्रवासियों को भेजता है, अपने यहां से भेज देता है। बच्चे पढ़ने को बाहर निकल जाते हैं, मां बाप नौकरी पेशे के लिए निकल जाते हैं, मजदूर मजदूरी करने निकल जाता है। खेती हर मजदूर जिसका खेत भी है वह भी पंजाब के खेतों में आकर काम करता है, कुछ पैसा वहां से कमाता और वापस भेजता है। यानी एमएसपी वहां काम नहीं करती है, मजदूरी वहां काम नहीं करती है। इस स्थिति में ट्रांसफॉर्मेशन बिहार का इन 94 सीटों पर है। अब इसका दूसरा पक्ष, जिस बात का जिक्र जिन 94 सीटों का हम कर रहे हैं आपसे, उसमें 2-3 चीजों को और समझना होगा। नरेंद्र मोदी खुद, देश के प्रधानमंत्री खुद स्वर्ण से नहीं आते हैं, लेकिन उन्होंने स्वर्ण वोट बैंक को बचाया, वो ओबीसी से आते हैं, जिसका जिक्र एक वक्त बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने ठसक के साथ कहा था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ओबी है। ठसक के साथ फिर कहा गया कि हमारे राष्ट्रपति दलित है। हाथरस की घटना होती है, राष्ट्रपति कुछ नहीं कहते हैं। मुस्लिम इस देश में हाशिए पर ढकेल दिया जाता है, राजनीतिक तौर पर खामोशी बरती जाती है। सबका साथ सबका विकास का नारा पैरेलल में चल रहा है। लेकिन बिहार पहुंचते पहुंचते आपके जहन में 3 सवाल आएंगे। बुनियादी जरूरत क्या है? बुनियादी जरूरतों में जाति मायने रखती है कितनी? और जातियों के अनुसार ही अगर काम होता है तब तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज हर कोई अपनी जातियों को लेकर संघर्ष
करता हुआ और मरता हुआ नजर आएगा, फिर क्या होगा? फिर हथेली में क्या बचेंगी चीजें? यह एक रीडिंग है जो पिछले 30 बरस से बिहार ने लालू यादव और नीतीश काल के दौर में दोनों बार पढ़ी है। ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ी गई है। हां, 2015 में जब पढ़ी गई और वोटिंग हो गई और उसके बाद झटके में नीतीश लालू का साथ छोड़ के जब दोबारा मोदी के साथ जुड़ गए, यानी बीजेपी के साथ जुड़ गए, तब बिहार ने इस हकीकत को समझने की कोशिश उस प्रक्रिया से शुरू की कि यह कास्ट वार भी नहीं है, यह दरअसल पावर का वार है, यह दरअसल सत्ता की चाहत है। जो भी जहां रहता है वहां सत्ता अपने हाथ में रखना चाहता है, तो जिस कैंडिडेट को भी वो जिताएंगे वो कैंडिडेट भी सत्ता अपने हाथ में रखने की दिशा में ही बढ़ेगा, और तभी बढ़ेगा जब वो अपनी पार्टी को मजबूत करेगा। पार्टी उस रूप में वसूली करेगी, उसी रूप में इस देश को बेच दे या इस देश में पीएसयूज को अपने प्राइवेट मित्रों के हाथों में भेज दे। ये सारी स्थितियों को हमको बताने की जरूरत नहीं है। देख, लेकिन जब इस बात का जिक्र हो रहा है तो पहली बार उस जंगल राज के भीतर से जब हमें लगता है एक चीज और समझना होगा, जो महादलित का प्रयोग था उसमें हमने पहली बार यह भी देखा कि आरजेडी यानी तेजस्वी यादव ने बहुत शालीनता के साथ कुछ लोगों को अपने साथ में लिया। और जब हम इस बात का जिक्र कर रहे थे कि आरजेडी और जेडीयू में अंतर नहीं, क्योंकि बड़ी तादाद में जेडीयू से लोग आरजेडी में गए, आरजेडी से जेडीयू में आए। अगर आरजेडी के लोगों का याद करेगा तो चंद्रिका राय, जो कि तो लालू यादव के समधी हैं, वो नीतीश के साथ चले गए। जयवर्धन यादव, बच्चा यादव, जो राम लखन यादव के बेटे हैं, वह भी जेडीयू में चले गए। जॉर्ज फातमी, जो एक वक्त एमएम फातमी जो हैं, जो लालू के सबसे नजदीक थे, उनके बेटे जॉर्ज फातमी, वह भी जेडीयू में चले गए। ये स्थिति है। बीजेपी के साथ भी गिरिनाथ सिंह, याद कीजिए, वह भी बीजेपी में चले गए, आरजेडी को छोड़कर। और आखिरी दौर में तो रघुवंश बाबू के भी नाम आ रहा था कि बीजेपी में जा रहे हैं, बीजेपी डोरे डाल रही है, अस्पताल तक चली गई थी। ये तो आकस्मिक निधन हो गया और दुखद रहा वो। लेकिन ये कौन सी स्थिति है? ये स्थिति मतलब यह है कि ये सवाल जंगल राज का नहीं है, ये मसला पूरा का पूरा इस बात का है कि सत्ता कौन अपने हाथ में रखे। और बिहार की जनता इस एहसास को पहली बार भोगने को तैयार हो चली है कि दरअसल यह जाति टूटे या वर्ण व्यवस्था टूट रही है, इसलिए एक संघर्षमय स्थिति। अब इसके आगे निकलिए, जमन ये जातीय दमन जो अलग पुराने दौर में पूरे गांव को हाँकने की स्थिति होती थी, या मौजूदा वक्त में अपर कास्ट अपने तरीके से चीजों को चलाएगा, क्या बिहार इसको बदल देगा? जो निर्णायक मूड है, हो सकता है। इसलिए ये पूरे देश के लिए बिहार का राजनीतिक संदेश निकलने वाला है। इसको सिर्फ बिहार के लोगों को बिहार तक नहीं देखना चाहिए, ये उन तमाम ऊंची पैसे वाली सोच और क्रिमिनल सोच को समेटे हुए, इसमें हम कोई स्वर्ण और दलित नहीं लेकर आएंगे। हम कहेंगे सत्ता में बैठा हुआ जो रामविलास पासवान के पास कितनी संपत्ति थी, या उनके फैमिली के लोग जो हैं वो गए कि नहीं गए, उसमें शामिल हुए कि नहीं हुए, शामिल हुए। प्रधानमंत्री, उनका नाम नहीं लेंगे, प्रधानमंत्री ने जिक्र किया अपनी अपोजिशन का, यानी लड़ाई सत्ता की है। और इसमें उलझाया जाएगा जनता की भावनाओं के साथ। जो जनता, जो वोटर उलझना चाहे जाति की भावना में उलझ जाए, जो विकास के कहकहरे में उलझना चाहे भावनात्मक तौर पर उसमें उलझ जाए, जो अयोध्या में राम मंदिर पर उलझना चाहती है वो उसमें उलझ जाए, जो कश्मीर में उलझना चाहती है वो उसमें उलझ जाए। जिसे जिसमें उलझाना है उलझा दीजिए। लड़ाई सत्ता की, आखिर में सभी एक नजर आएंगे। पीडीपी भी साथ हो जाएगी, इधर से भी साथ कोई आ जाएगा, उधर से भी साथ आ जाएगा, और नहीं तो ये सभी कहीं और चले जाएंगे। 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर बड़ी तादाद में कांग्रेस के एमएलएस को साथ में ले लिया गया, और अब तो चुनाव भी हो रहे हैं मध्य प्रदेश में जहां पर साथ लिया गया। 22 लोग थे, अब उन पे क्या होगा यह भी देखना होगा। तो इसमें ना जाइए, इसमें फंसिए मत, ये फंसने की स्थिति में नहीं है। और ये जब हम जिन सीटों का जिक्र हम आपसे कर रहे हैं उसकी एक हकीकत और जानिए कि ये 94 सीट्स इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की तारीख में यहाँ पर 80 सीटों पर जो आरजेडी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं उसमें 80 में से 50 सीटें जो हैं वह फिलहाल, एक लिहाज से आप ये सोचिए कि आरजेडी के पास 34 सीट, कांग्रेस के पास 6 सीट, यानी 40 सीट जो है इन 94 सीट में से महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस के पास है। एक एमएल के पास भी है। वहीं बीजेपी के पास 20 सीट, तो जेडीयू के पास 30 सीट है, यानी 50 सीट है 94 में से। यानी अपनी सीटों को बचाने की प्रक्रिया में ये लड़ाई लड़नी है एनडीए को। लेकिन उस एनडीए के भीतर का सच यह है, बीजेपी 20 सीटों पर तो लड़ चुकी है जेडीयू आरजेडी के कॉम्बिनेशन से भी और जीत चुकी है, कोई इनकार नहीं है। लेकिन जो 30 सीट जेडीयू की है उसमें से क्या वाकई कितनी सीटें हैं? लगभग 16 सीट ऐसी है जहां पर अगर साथ
आरजेडी का ना होता, लालू का ना होता, उस कॉम्बिनेशन का ना होता, दलित, पिछड़ा, ईबीसी, ओबीसी, इन सब का टकराव स्वर्ण से ना होता जो कि 2015 के इलेक्शन में हुआ था, तो जेडीयू नहीं जीत पाता। यह भी एक फैक्ट है। लगभग 6 सीट ऐसी आरजेडी की भी है जहां पर जेडीयू ना होती तो वो नहीं जीत पाता। लेकिन बड़ा स्टेक इस समय सत्ता बचाने को लेकर है, और वो एक संघर्ष की स्थिति में नीतीश कुमार अगर आ रहे हैं तो जनता भी नीतीश सेंट्रिक होकर एक निर्णायक मूड में धीरे धीरे आ रही है। और जब इन बातों का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं, और इस बात का जब जिन 17 जिलों का हमने आपसे जिक्र किया, उसके भीतर की परिस्थितियों में हमको लगता है 2 चीज और जाननी चाहिए। एक तो ये खास तौर से हमको लगता है आज आपको ये बताना चाहिए कि अपना विस्तार जातीय आधार पर भी किया गया। महादलित को भी टिकट दिया गया आरजेडी की तरफ से, यह भी एक नया राजनीतिक प्रयोग था, और अपर कास्ट को भी टिकट दिया गया। यह हम इसलिए जानबूझ के आपको बताना चाहते हैं कि जैसे दरभंगा टाउन में विनोद मिश्रा को टिकट दिया गया। विनोद मिश्रा 30 साल से बीजेपी में थे और 2 बार बीजेपी के जिला वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। वो डिस्ट्रिक्ट वर्किंग कमेटी में भी शामिल हुए थे। विनोद मिश्रा को अलीनगर से टिकट दिया गया, 30 साल तक रहे, इस रूप में रहे, काम किया, सब कुछ किया, लेकिन अब वो आरजेडी में शामिल हो गए हैं। हालांकि इससे पहले जिस सीट पर अलीनगर है वो अब्दुल बारी सिद्दीकी, जो कि लालू यादव के बहुत करीबी थे, उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया, इनको यहां पर शिफ्ट कर दिया गया। यानी विनोद मिश्रा बीजेपी से निकलकर आरजेडी में आ गए। दरभंगा टाउन जो है वहां पर अमरनाथ गामी, विनोद मिश्रा मैथिल ब्राह्मण है। दरभंगा टाउन में अमरनाथ गामी है जिनका वोट बैंक है बनिया, जो कि बीजेपी का वोट बैंक था। यह भी पहले बीजेपी में ही थे, फिर कुछ दिन इन्होंने जेडीयू में भी गुजारे, और उसके बाद लेकिन इनका परिवार बीजेपी आरएसएस से 40 सालों से जुड़ा हुआ। यह भी आरजेडी की टिकट में चुनाव लड़ रहे हैं हायाघाट से। तो अब सवाल यह है कि ये बीजेपी के टिकट पर एमएलए भी रह चुके हैं हायाघाट में, लेकिन अब ये दरभंगा टाउन से चुनाव लड़ रहे हैं। यह भी एक शिफ्ट हुआ। एक तीसरा शिफ्ट है, यानी एक तरफ बनिया वोटिंग आई, दूसरी तरफ मैथिल ब्राह्मणों की आई, तीसरी देखिए रमेश कुमार चौधरी जो कि राजपूत हैं। अब देखिए इनको चुनाव लड़ाया जा रहा है, आरजेडी लड़ा रही है बहादुरपुर से। यह इससे पहले बीजेपी में थे, बीजेपी के बाद ये निकल कर आए तो एलजेपी में गए, उसके बाद आरजेडी में आए, एक शिफ्ट किया इन्होंने। लेकिन इनके साथ राजपूत वोट है, तो इसका एक मतलब यह है कि वोटरों के जहन में अगर कैंडिडेट है उसका भी प्रयोग हो रहा है। लेकिन हमें लगता है यह पहली बार ऐसा है जहां पर जातीय समीकरण टूट रहे हैं, जहां पर उम्मीदवारों की जातीय समीकरण इस मायने में महत्वपूर्ण है कि वो कॉम्बिनेशन क्या होगा। कांग्रेस के साथ अगर कुछ अपर कास्ट जुड़ जाते हैं तो ये तेजस्वी के लिए फायदेमंद होगा। तेजस्वी का वोट अगर ट्रांसफर होता है कांग्रेस के उसमें तो ये फायदा दोनों गठबंधन को होगा, और अगर अपर कास्ट टकराएगा बीजेपी और कांग्रेस के भीतर में तो नुकसान बीजेपी को होगा। यह एक स्थिति बन रही है 94 सीटों की लेकर। और आखिरी बात, अगर यह राजनीतिक प्रयोग बिहार में सफल हो गया तो सवाल जंगल राज का नहीं है, लालू यादव का नहीं है, नीतीश कुमार का नहीं है, नरेंद्र मोदी का नहीं है, लिबरलाइजेशन का नहीं है, बाजारवाद का नहीं है। इस देश के भीतर में बिहार के जरिए एक मैसेज होगा कि आप उस राजनीति को छोड़िए जो राजनीति आपको सिर्फ रईस बनाती है, नेताओं को रईस बनाती है, क्रिमिनल्स को साथ लेकर चलती है, और डेवलपमेंट्स क्रिमिनल जो रईस होता है उसके इर्द गिर्द की जो लोग होते हैं उन्हीं के जरिए उस कास्ट के भीतर में एक विस्तार मिल जाता है, और पॉकेट्स जो हैं इस देश के भीतर में अलग अलग जगहों पर डेवलप होते चले जाते हैं। लेकिन पहली बार बिहार उस अस्तित्व के संघर्ष में चला गया है जहां पर उसे बचना है या खत्म होना है। शायद इसीलिए यह निर्णायक मूड है। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे आपसे 3 को जरूर, 3 नवंबर को, एक एक सीट की जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।